हे एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं दृष्टि यूपी पीसीएस का करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट पोर्शन। हम करंट अफेयर्स को 2-3 भाग में अपना बांट लेते हैं जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे आज करंट अफेयर्स जो एनवायरनमेंट पार्ट का, उसके बाद हम करेंगे नेशनल स्कीम्स इनिशिएटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हैं। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे साइंस टेक और जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड जो दिए गए हैं। हम प्रायोरिटाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये मालूम रहे कि क्या ज़्यादा हमारे लिए अहम है। एनवायरनमेंट का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद नेशनल स्कीम्स इनिशिएटिव करंट अफेयर्स में, उसके बाद साइंस एंड टेक और बाकी जो अवार्ड्स हैं उन सबको हम देखेंगे। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट अभी आई है 2024 में, जो WWF इसको मॉनिटर करती है। और वर्ल्ड राइनो डे भी मनाया जाता है कब? सितंबर 22। ये 2 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, याद करनी है। 5 तरीके के राइनो पाए जाते हैं। वाइट राइनो, ठीक, ये नियर थ्रेटेंड है, ये कई देशों में पाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लैक राइनो, ये भी कई देशों में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल स्पीसीज है और ये इंडिया, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, स्पेसिफिकली इंडिया, नेपाल और भूटान के रीजन में ये पाया जाता है। ठीक, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इंडिया, नेपाल और भूटान के रीजन में पाया जाता है, ये वल्नरेबल में आता है। जावन राइनो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया रीजन, इंडोनेशिया कंट्री में ही पाया जाता है बस। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लमसम 50 के आसपास है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये बहुत इंडेंजर्ड स्पीसीज इस समय। सुमात्रन राइनो भी कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है, इसकी पॉपुलेशन भी 34 से 47 के करीब है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावन और सुमात्रन राइनो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वर्ल्ड ओजोन डे ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखनी चाहिए। थीम इस बार की क्या थी ओजोन डे की? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्या थी? एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये क्या थी? हमारी थीम थी। और इस हम जब पढ़ेंगे पोल्यूशन चैप्टर क्लाइमेट में, तो क्लाइमेट जब हम करेंगे तो वहाँ पे मॉन्ट्रियल, जितने भी ओजोन से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट, तो ये सब हम देखेंगे। इसके बाद क्या आता है? ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एक्सपो, री इन्वेस्ट एक्सपो, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? रिन्यूएबल एनर्जी से। ये पहली बार कहाँ हुआ है? दिल्ली से बाहर। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में ये पहली बार हुआ है। ये चौथी बार हुआ है, 3 बार दिल्ली में हुआ है, पहली बार कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। इसका जो मेन एम है, जो हमारी 5 इंडिया ने प्रॉमिस नहीं किए थे, पंचमृत, जो पंचमृत कहलाता है, इंडिया के 5 जो प्रोमिसेस हैं उसमें से एक जो है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल, हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो फॉसिल फ्यूल ना हो उससे हमें प्रोड्यूस करनी है। कब तक? 2030 तक। तो इसको ये इसी पे बेस्ड है, बेसिकली ये जानिए। अगला इनिशिएटिव जो आता है जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, ये मोदी जी ने इसे इनिशिएटिव इसे स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? गुजरात में, ठीक। इसमें बेसिकली क्या है? इसमें जो इनिशिएटिव है, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट है। इसमें किया गया, हम क्या करेंगे? लॉन्ग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म वाटर सस्टेनेबिलिटी हमारी बनी रहेगी। हार्वेस्टिंग से क्या होगा? हमारे देश में वाटर स्कैर्सिटी का लेवल बड़ा हाई है, तो उस रेन वाटर जो पानी होगा उसके लिए हम क्या बनेंगे? अलग अलग टैप होल्स बनाएंगे, पॉन्ड बनाएंगे, जिससे रेन वाटर क्या होगा? बचेगा, जिससे क्या होगा? हमारे यहाँ पानी की किल्लत सॉल्व हो सकेगी। तो ये इसका मेन थीम है। उसके बाद आता है मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024। अब पाम ऑयल क्या है? हमारा इंडिया क्या करता है? इसका कंटेक्स्ट हम कुछ समझ लेते हैं। पाम ऑयल में क्या करता है? इंडिया इंपोर्ट करता है। कहाँ से? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से करता है। अब पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है हमारी कंट्री में बड़ा हाई है, तो अब हाई है तो हमें क्या देना पड़ता है उसके लिए? डॉलर। तो उससे क्या होता है? हमारे बजट पे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। तो इससे, और इसका यूज भी हमारे यहाँ, इसका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, हाई है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने क्या किया है? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, इसको ये ड्राइव चलाई है। इसमें क्या होगा? हम पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, पाम ऑयल को प्लांटेशन ड्राइव, इसके लिए हमने 17 लाख सैम्पलिंग लगाई है, जिससे क्या होगा? हमारा मेगा फ्यूचर में क्या होगा?
कुछ साल बाद हमारा जो ऑयल, पाम ऑयल का जो इनिशिएटिव है, ये हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं इतना ढेर सारा, वो कम होगा और हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगा, जिससे हमारे बजट पे इसको कम असर पड़ेगा और हम सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे पाम ऑयल के मामले में। पाम ऑयल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव किया है। इंडिया फर्स्ट स्टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन, केवल ये कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ हम उसी टॉपिक को टच करेंगे जो हमारे एग्जाम से प्री ओरिएंटेड रहेगा। ये अगर है भी इम्पोर्टेंट तो मान लेते हैं ये मेंस ओरिएंटेड है, प्री ओरिएंटेड हम सिर्फ देखेंगे इस समय। नेशनल सेमिनार और रूरल सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड, ये भी जो टॉपिक है ये भी मेंस ओरिएंटेड है ज़्यादातर, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। ये किसका मिशन, नीति आयोग का, नेशनल सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड। बेसिकली इसमें बताया गया कि इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी, इंडिया ग्रोथ कैसी होगी, कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेजेस बना के। स्मार्ट विलेज क्या होते हैं, जहाँ पे फोकस हो मार्केट का, रूरल लाइवलीहुड का, जैसे मनरेगा से हम क्या कर रहे हैं, लाइवलीहुड दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मार्केट लिंकेज हो, गांव और शहर के बीच में मार्केट का लिंकेज हो, एक वैल्यू चेन बने, इन्वेस्टमेंट हो, माइक्रो फाइनेंस हो, मतलब स्मॉल लेवल पे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड हो, इंटरप्रेन्योरशिप हो, जॉब क्रिएशन हो, रूरल यूथ को एग्रीकल्चर में नई नई इनोवेशन बताई जाए, वाटर सिक्योरिटी हो, पानी का अच्छा से इंतजाम हो। ये सारे इस प्लान के तहत हमने इस सेमिनार के जरिए ये सब चीज़ें बताई है। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो नीति आयोग है, कि इस प्रोग्राम को किसने चलाया है, नीति आयोग ने। इंपॉर्टेंट है प्री के लिए हमारा, इंडियाज 3 मोर वेटलैंड एडेड इन रामसर साइट, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में पहले 82 थे, अब 85 हो गए हैं, ठीक, 85 हो गए हैं। रामसर नेशनल वेटलैंड रामसर कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया, 2 फेब को ये मनाया जाता है, रामसर डे या फिर जो भी कहिए आप। तो इसमें तीन ऐड हुआ है, नंजरायन, कजू वैली कहाँ है, ये दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में। तावा रिजर्वॉयर कहाँ है, एमपी में। नंजरायन, कजू वैली कहाँ पे है, तमिलनाडु में, नाम से ही मालूम हो रहा है। टावा रिजर्वॉयर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब इनके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज इसका नहीं है, बस ये 3 आप जानिए कहाँ पे है, किस स्टेट में है। अब एक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है, इसमें बेसिकली बताया कि एनवायरनमेंट में कौन सी कंट्री का इंडेक्स रैंक कहाँ पे है। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, याले करता है, याले सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। याले नाम याद रखिए। इसमें बेसिकली 180 कंट्री का स्कोर दिया जाता है, जिसमें से इंडिया की रैंकिंग हम देखते हैं। टॉप पे जो है यहाँ पे कौन सा देश है, इस्टोनिया टॉप पे है। इंडिया का रैंक 176 है, अनफॉर्चुनेटली 176 और 180 कंट्रीज में इंडिया का रैंक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस में बहुत कम है। अगली रिपोर्ट कौन सी है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने क्या कहा है, बेसिकली आप ये जानिए कि 60% ऑफ एसडीजी टारगेट सिर्फ मैच होंगे 2030 तक, यानी जितने भी 100% टारगेट हमने बनाए हैं उसमें से 16% ही टारगेट हम 2030 तक पूरा कर पाएंगे। एम क्या था कि 100% हम अचीव कर लें 2030 तक, यानी 84% नहीं अचीव कर पाएंगे। और जिसमें से इंडिया की रैंक जो इसमें से है, इंडिया की रैंक 109 है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्कोर में, यानी इंडिया सिर्फ 30% एसडीजी टारगेट सिर्फ अचीव कर पाएगा हमारे 2030 तक, जो कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। हमें और बेहतर करना चाहिए था इस मामले में। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि रैंक और इंडिया कितना कर पाएगा 2030 तक, ये स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 में हुई हमारी, जिसमें इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली बॉन क्लाइमेट यूएन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। यहाँ बेसिकली ये बता रहा है कि COP29 जो होने वाला है वो कहाँ पे होगा, अजरबैजान बाकू में। COP28 कहाँ हुआ, दुबई में। 27 कहाँ, इजिप्ट में हुआ था, अरसम शेख में, ठीक। अब उसके बाद हम आगे सिर्फ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जो हमारे में आएगा, ठीक। ATCM 46 की मीटिंग हुई अंटार्कटिका, इस समय न्यूज में है। उसमें आप लोग बताएंगे इंडिया का 3 सबसे पहला स्पेस स्टेशन कौन था, दूसरा तीसरा, 3 स्टेशन थे। एक था दक्षिण गंगोत्री, पहला था भारती और मैत्री, ये 2-3 थे, ठीक है। आप ये भी जान लीजिए, पहला कौन था, दक्षिण गंगोत्री,
दक्षिण गंगोत्री क्या था, पहला क्या था, सेंटर था इंडिया का, कहाँ, अंटार्कटिका में। दूसरा था भारती, तीसरा है मैत्री। तो ये आप लगे हाथ तो इसको भी जान लीजिए। ये मीटिंग कहाँ हुई, कोची केरला में, ठीक। अब इसमें बेसिकली इसकी जो थीम रही है एटीसीएम, एटीसीएम का फुल फॉर्म जो बताया, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसुलेटिव मीटिंग, एटीसीएम 46, ये इसका पूरा है अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में, इसके बारे में क्या हम करेंगे। इसकी जो थीम है बेसिकली क्या है, वासुदेव कुटुंबकम की जो संस्कृत फेज है, जिसको कहाँ से उठाया गया है, मुंडका उपनिषद से, मुंडका उपनिषद से इसे उठाया गया। इसका पूरा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब ये बेसिकली बता रहा है ये क्या करेगा, हमारा जो इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना ज़्यादा जो हम न्यूक्लियर पावर होते जा रहे हैं, इसको टैकल करने के लिए हम क्या, विच प्रमोट पीस, इस ट्रीटी से क्या हम पीस, साइंटिफिक कोऑपरेशन, मतलब अंटार्कटिक को जो हम इन्हेंस कर रहे हैं, जो उसको खोज रहे हैं, उसमें साइंटिफिक कोऑपरेशन हो, उसे सस्टेनेबल तरीके से हम उसका यूज करें। प्रिजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक फॉर मैनकाइंड, अंटार्कटिक को इंसानियत के लिए बचा कर रखना, ये बेसिकली मोटी मोटी को इसकी बातें हैं। बाकी सब फैक्ट्स दिए हुए हैं, उतनी यूज़ का नहीं है। इतना जानिए एटीसीएम 46 की मीटिंग कहाँ हुई, कोची केरला में। इंडिया के 3 स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री पहला था, भारती मैत्री, वासुदेव कुटुंबकम इसका मेन थीम थी। जियो पार्क्स बनाया जा रहा है। जियो पार्क्स क्या होते हैं, ऐसी जगह जो हमारे लिए क्या है, जियोलॉजिकली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। जियोलॉजिकली मतलब जहाँ पे माउंटेन्स, रॉक या सॉइल या फिर ऐसी कोई नेचुरल चीज़ हो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट जिसे मालूम हो, जिसको प्राप्त हो, उसे जियो पार्क कहा जाता है, ठीक। और इतना कुछ इसमें है नहीं, आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स। ये रिपोर्ट भी इतने हमारे लिए खास नहीं है, पर इतना आप जान लीजिए कि स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स में जो सबसे इफिशिएंट स्टेट जो है, जो हमारा है, वो कौन सा है, कर्नाटका। बस आप इतना याद रखिए, इसमें स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी जो सबसे आगे है, 7 स्टेट में फ्रंट रनर है, वो क्या है, कर्नाटका है। यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कुछ खास नहीं है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसमें नहीं है। अब आते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। बिग कैट अलायंस हुआ है, मतलब ये है बिग कैट, इसमें कुछ है नहीं उतने न्यूज़, लेकिन इसमें कुछ मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्योंकि अब जितने भी देश हैं दुनिया में, वो बिग कैट्स लेके, जैसे टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर, चीता, इनको लेके बहुत ज़्यादा क्या है, इनके कंजर्वेशन को लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये हाइयर प्रीडेटर हैं, इन्हीं के ऊपर पूरा इकोसिस्टम टिका रहता है, पूरा जंगल किसके ऊपर टिका रहता है, इन बड़ी बिल्लियों के ऊपर। अब अगर यही नहीं रहेंगे तो जंगल भी नहीं रहेगा, जंगल भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड हमने क्या किया है, कई डिक्लेरेशन इसके अंदर हुए हैं, जिसमें से एक है बिस्केक डिक्लेरेशन। ये किससे रिलेटेड है, स्नो लेपर्ड। ये एक डिक्लेरेशन, बिस्केक कहाँ पे है, किर्गिस्तान में बिस्केक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है किसको रिलेटेड, स्नो लेपर्ड को लेके। तो ये और भी जब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी तब हम देखेंगे और भी डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप जान लीजिए कि बिस्केक इसका, और बाकी सब इसमें बस दिया गया, बस डाटा है ये, कि इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब आते हैं नीति आयोग रिपोर्ट ऑन सीवीड वैल्यू चेन डेवलपमेंट। इसमें ये हुआ है कि सीवीड जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, जो कोस्टल एरिया में पाया जाता है। रिसेंटली नीति आयोग हैज लेड डाउन अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू प्रमोट सीवीड कल्टिवेशन इन इंडिया इन इट्स रिपोर्ट पब्लिक स्ट्रेटेजी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बेसिकली इसमें यह कहा जा रहा है सीवीड वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो है, नीति आयोग का फोकस है कि सीवीड का कल्टीवेशन हम और बढ़ाएं, क्योंकि सीवीड जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट सोर्स हैं लाइवलीहुड के लिए। कोस्टल लाइवलीहुड इस पे टिकी हुई है, मतलब पूरा कोस्टल इकोसिस्टम जो होता है सीवीड पे एक बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट रहता है। इस वजह से इसको हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया टॉप्स द एक्सपोर्ट ऑफ सीवीड विद अ शेयर ऑफ 30%, ठीक। तो सीवीड का हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, इसके बजाय हम इसको, जैसे अब पाम ऑयल हो गया,
उसके लिए हम देख रहे हैं सीवीड हो गया। सीवीड बहुत बड़ा क्या है, न्यूट्रिएंट है हमारे लिए, प्रोटीन का और भी बाकी मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए, इसका कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने ये डेवलपमेंट के लिए ये रिपोर्ट दी है। अब ये इम्पोर्टेंट एक टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास चौथा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। बाकी 3 कौन से हैं, इंद्रावती, उदंती और अचानकमर। ये 3 क्या है ये 3 क्या है, टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में थे। चौथा क्या हुआ, गुरु घासीदास। अभी फिलहाल टोटल कितने हैं, 55 टाइगर रिजर्व कहाँ है, हमारे देश में। तैमूर पिंगला भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है, जहाँ जो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करती है। वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक लाया, जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हमारे एमपी यूपी के बॉर्डर पे हो रहा है, उसी तरह वेनगंगा नलगंगा प्रोजेक्ट ये चल रहा है। अब वेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये जान लीजिए, गोदावरी की। और ये प्रोजेक्ट अभी न्यूज में है। इसका मेन मोटिव क्या है, वेनगंगा रिवर इन भद्रा टू नलगंगा रिवर इन बुलधेरा, मतलब वेनगंगा का पानी नलगंगा में हम पहुंचाएंगे, जो ऐसे केन बेतवा में हमारा प्रोजेक्ट है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर रही है, ठीक है। वेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी के, ये याद रखने की चीज़ है। एसडीजी फ्रेमवर्क अभी एक रिपोर्ट आई है इसकी भी। इस रिपोर्ट में एक बेसिक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम देखते हैं, जो हमारा नीचे से देखते हैं, जिसमें जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है हमारा पर 1000, पहले 2015 में क्या था, 43 पर 1000 था, अब 32 पर 1000, यानी इम्प्रूव हुआ, यानी डिक्रीज हुआ, यानी इम्प्रूव हुआ। मटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो बच्चे पैदाइश के दौरान मर जाते थे, उनका 1 लाख पे 130 था पहले 2014-16 में, अब 97 हो गया है 1 लाख पर बर्थ पे 2018-20 में, यानी ये भी इम्प्रूव हुआ है। और बाकी चीज़ें जो है, परसेंटेज ऑफ वुमेन एसएसजी इन बैंक लिंक एसएसजी हैव इंक्रीज फ्रॉम इतना तो इतना, मतलब जितनी पहले औरतें थी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जो बैंक से लिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप थी, पहले 88% थे 2015-16 में, ये इंक्रीज हुआ है, मतलब जो अच्छी चीज़ है। 97% हुआ है का अब 2023-24 है। बेसिकली आप जनरल चीज़ याद रखिए, आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं, यानी आपको प्रीवियस ईयर से और जो अभी करंट ईयर से कंपैरिजन पे आएगा, तो आप पॉजिटिव चीज़ अगर जिसमें रहेगी उसको टिक करके उसको उस ऑप्शन को यस करिएगा, यानी बेहतर हुई हैं चीज़ें। पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहीं डिक्रीज होना पॉजिटिव है, कहीं कहीं इंक्रीज होना हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। इस चीज़ को आप जनरल मैप एक बना ही लीजिए अपने एग्ज़ाम को लेके। जनरल मैप क्या करिए, आप इसको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव्स रिपोर्ट। मैंग्रोव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैंग्रोव क्या करता है, मैंग्रोव को थोड़ा समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसी वजह से हम। स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट, इसमें क्या है, बेसिकली मैंग्रोव क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंग्रोव क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, क्यों मैंग्रोव पे इतना ज़्यादा। मैंग्रोव ही क्या, मैंग्रोव को क्या कहते हैं, लो टाइडल जोन, लो कोस्ट एनर्जी जोन भी कहा जाता है, लो कोस्ट एनर्जी इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी सुनामी, साइक्लोन, टाइफून आते हैं, मैंग्रोव उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मैंग्रोव उसको सबसे पहले रोकता है। मैंग्रोव इकोटोन प्रोवाइड करता है, जैसे कोस्टल इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, इनके बीच का जो एरिया होता है इसे क्या कहा जाता है, इकोटोन, इसे क्या कहा जाता है, इकोटोन। अब इकोटोन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाइवर्सिटी और हाईएस्ट रिचनेस ऑर्गेनिज्म की होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा वैरायटी डाइवर्सिटी यहीं पे पाई जाती है इस जोन में, जिससे क्या होता है, यहाँ से भी ज़्यादा, यहाँ से भी ज़्यादा, सब ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म वैरायटी यहीं पाई जाती है सेंटर में, मतलब इन दोनों के। तो मैंग्रोव ये चीज़ प्रोवाइड करता है। मैंग्रोव और क्या करता है, सैलाइन वाटर में भी क्या करता है, सर्वाइव करता है, इसकी ये भी खासियत है। मैंग्रोव क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, इसके ऊपर लाइवलीहुड भी, कोस्टल लाइवलीहुड भी डिपेंड करती है। चौथी चीज़ क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट भी करता है, एम्प्लॉयमेंट भी, जो कोस्टल लोग होते हैं वहाँ पे फिशिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंग्रोव के जो रूट्स होती हैं उसमें फिश मौजूद होती हैं, तो वहाँ उसको क्या करता है, ये काफ़ी चीज़ें करता है। इस वजह से गवर्नमेंट्स क्या है, मैंग्रोव्स के
एरिया को बढ़ाना चाहती है। ये रिपोर्ट कौन देता है? GMA, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। मैंग्रोव डे कब मनाया जाता है? बहुत से इंपॉर्टेंट है। ओजोन डे क्या था? 16 सितंबर। मैंग्रोव डे 26 जुलाई। ये इंपॉर्टेंट एक डेट है मैंग्रोव, ये भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। अब आते हैं आगे। यूनेस्को ने क्या किया? 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स डिजिग्नेट किए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? बेल्जियम, गाम्बिया पहली बार कोई फर्स्ट टाइम ये दोनों कंट्रीज में बायोस्फीयर रिजर्व कोई अनाउंस हुए हैं। बाकी जो है इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वो दो। या गाम्बिया जरूर याद रखिए क्योंकि ये अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीकन कंट्री इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 हैं। इसमें से 18 में से 12 मैब प्रोग्राम के अंदर है जो यूनेस्को का है, बाकी 6 नहीं है। ठीक है, हम सब देखते हैं। पहला कौन है? कोल डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा। उसके बाद क्या है? दिहांग दिबांग, मानस, डिब्रू साइखोवा, नौकरेक, पन्ना, पंचमढ़ी, अचानक अमरकंटक, कच्छ, सिमलीपाल, सुंदरबन, शेषाचलम, अगस्त्यमलाई, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार। जिसमें से शेषाचलम, कच्छ, डिब्रू साइखोवा, मानस, दिहांग दिबांग और एक कोल डेजर्ट, ये 6 यूनेस्को के मेन प्रोग्राम में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नीति आयोग पैनल फॉर नेट जीरो गोल। इसमें कुछ है नहीं, बस आप जान लीजिए नेट जीरो क्या होता है। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि हम क्या प्रोडक्शन करना ही बंद कर देंगे, हम कार्बन एमिशन करना ही बंद कर देंगे। नेट जीरो मतलब होता है जैसे आप जितना, जैसे 100 रुपये आप पाए, 100 रुपये आपको मिला, 100 रुपये आपने कमाया, 100 रुपये आपने खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितना सेविंग है? नेट जीरो। बस सेम यही कंसेप्ट है। नेट जीरो का मतलब है जितना आप खर्चा करें उतना कमाएं। ठीक है, नेट जीरो, उधार ना हो आपके ऊपर, निगेटिव ना जाए, इसका कंसेप्ट है नेट जीरो का। ठीक है, इसीलिए नेट जीरो हम कब अचीव करना चाह रहे हैं? 2070 तक हमने ये डिक्लेयर किया कि हमारी इकोनॉमी नेट जीरो हो जाएगी 2070 तक। होप भी, हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाए। हाँ, अब एक अच्छी चीज़ है, चीताज इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहली बात कहाँ पे है? ये कहाँ है? MP। चीता कहाँ है? कूनो। ठीक है, अब एक नया हैबिटेट चीता के लिए सेट किया जा रहा है, क्या? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मध्य प्रदेश में, बस इतना ही जानना है। अब बाकी सब चीज़ें हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी गवर्नेंस के बारे में है, ये भी इतना खास नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेन बात, आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आप इतना कैरी कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बस पढ़े जाना, पढ़ते जाना। कोई जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आप याद रख सकें और जो सब याद रख के जा रहे हैं, वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नेंस का चीज़ इसमें दिया है। गवर्नेंस बेसिकली ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखते हैं, ऐसे ही निगोशिएशन यहाँ पे हो रहा है, कोई इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है, कैंसिल आउट, इसको कर दीजिए। आते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन? स्विस ऑर्गेनाइजेशन इसको रिपोर्ट करती है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, फिर हमारा नंबर इंडिया। इंडिया का रैंकिंग 3rd है इस पर। उसके बाद हम आते हैं इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG कहाँ यूनिट बना? LNG क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन को नेचुरल गैस कहा जाता है। जब उसे लिक्विफाइड फॉर्म में कर दिया जाता है उसे क्या, उसको LNG कहा जाता है। LNG बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है हमारी, क्या है? एक फ्यूल है, फ्यूल आप कह सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए। कहाँ सेटअप हो जा रहा है? मध्य प्रदेश में। ठीक, तमिलनाडु एक स्कीम निकाला है, शोर स्कीम। शोर स्कीम में बेसिकली एम क्या है? हमारी जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है, कोस्टल, उसको इम्प्रूव करने के लिए। क्यों? मैंने पहले ही बताया था माइक्रोज में, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी पर हमारा जो लोकल पॉपुलेशन, उनकी लाइवलीहुड, उनका रोजगार, उनका रोजगार इस वजह से क्योंकि फिशिंग एरिया है वो, और वो उनका वो उससे साइक्लोन, सुनामी, इन सब से इसको सेव करता है। मैंग्रोव का और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव क्या करता है? सॉल्टी वाटर में भी वो सर्वाइव करता है और वो प्यूरिफाई करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या करता है,
अब मैंग्रोव बहुत आसानी से ऐसे रीजन्स में रह लेता है, ग्रो कर जाता है। इस वजह से तमिलनाडु के पास एक अच्छी खासी बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो उसमें शोर प्रोग्राम उसमें चलाया, जिससे क्या करेगा, इस चीज़ को इन्हेंसमेंट और कोस्टल बायोडाइवर्सिटी को क्या करेगा, इंकरेज करेगा, और पॉल्यूशन को रोका जाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा कोस्टल एरियाज में। इसके लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी 8 बीचों को दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस याद रखिए, शोर स्कीम किसने चालू की है, तमिलनाडु ने, किस लिए है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज लॉन्च, ये किसने किया है, ये CMS नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, तो ये करती है, ठीक। यहाँ पे दिया कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। CMS क्या करती है, बेसिकली ये मॉनिटर करती है क्या, बर्ड्स को। जैसे हमारे संगम टाइम में बर्ड्स आते नहीं, साइबेरिया से जो चली आती हैं बर्ड्स, तो ये क्या करती है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स क्या करते हैं, पूरे रीजन में क्या करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। तो इसी को मॉनिटर करने के लिए क्या किया गया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज। बस इसको इम्पॉर्टेंट ये है कि ये लॉन्च कौन करता है, CMS करती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रीन फूल अलायंस इंडिया इंस्टीट्यूट, इसमें बेसिकली ये हुआ है कि हमने ये कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की है कि हम अपने देश को क्या करें, कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर हम इसको ले जाएंगे। इसमें और उसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें खास है कि डेनमार्क और इंडिया ने मिलकर इसको अनाउंस किया है, ग्रीन फ्यूल अलायंस इनिशिएटिव, ठीक। उसके बाद हम स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, मैंने बताया स्नो लेपर्ड के लिए कौन सा डिक्लेरेशन है, बिस्केक डिक्लेरेशन। बिस्केक कहाँ पे है, किर्गिस्तान में है। तो इसके लिए ये रिपोर्ट लाई गई है, ठीक है। इसको कौन असेस करता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, ठीक है। इसमें जानने लायक चीज़, सब ज़्यादा लेपर्ड, स्नो लेपर्ड कहाँ पे, लद्दाख में है। सोच भी सकते हैं कि लद्दाख क्या है, ठंडा एरिया है, पहाड़ी एरिया, लद्दाख में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ है, जम्मू कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे कम कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। लद्दाख में सबसे ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में सबसे कम, ठीक, पूछ सकता है। उसके बाद उत्तराखंड में है। अब यहाँ पे क्या है, 28th कॉन्फ्रेंस हुई UNFCCC की, ठीक है। 28 कहाँ पे हुआ, दुबई में हुआ, ठीक है। कब से कब हुआ, नवंबर 30 से 12 दिसंबर, ये डेट याद रखिए, डेट भी पूछ लेता है कभी कभी। दुबई में हुआ कहाँ, 30 नवंबर से 12 दिसंबर। COP29 कहाँ होगा, अजरबैजान बाकू में होगा। COP30 कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। COP27 कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। इतना आप याद रखिए। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हुई थी। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़, लॉस एंड डैमेज फंड पहली बार बनाया गया था COP28 में। लॉस एंड डैमेज फंड में ये था कि जो भी कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रही हैं, उनको क्या फंड किया जाएगा, उन्हें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने में, जितना लॉस हुआ, डैमेज हुआ, उसको क्या केटर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसमें इंडिया लेड इनिशिएटिव जो है उसको हम देखते हैं। इंडिया ने 2 चीज़ें की थी, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, एक रिवर के लेके एक अलायंस किया था। इसमें इंडिया के 2 आते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसीलिए नेशनल मिशन क्लीन गंगा को वर्ल्ड बैंक से भी क्या है, फंड मिला है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रही है, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको चेयर कौन कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ठीक है। इसको मोदी जी चेयर कर रहे हैं, मतलब इसके चेयरमैन कौन है, मोदी जी हैं। अब दूसरा इनिशिएटिव इंडिया ने क्या किया था, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। इसमें ये था, इनिशिएटिव बेसिकली ये था, हमने 2 चीज़ों की बात की थी, वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वो एफॉरेस्टेशन करें। जैसे सपोज दैट डिफॉरेस्टेशन हो चुका है जितना होना था, ठीक। अब डिफॉरेस्टेशन अगर कोई करेगा तो हम और क्लाइमेट क्या करेंगे, और वर्सली क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। वर्सली इम्पैक्ट होगा तो डेवलपमेंट तो आपको करना ही करना है। तो डेवलपमेंट करने के लिए तो आपको एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगी। जब जितना नेट न्यूट्रलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, नेट जीरो वाला, आप पेड़ और लगाएंगे, ठीक है, तभी तो पेड़ और काटेंगे, तभी तो डेवलपमेंट करेंगे, तभी तो ये बैलेंस रहेगा। सिर्फ काटते जाएंगे तो कैसे बैलेंस होगा। और दूसरी चीज़ क्या कही, वाटर कंजर्वेशन का, पानी की बचत, क्योंकि आने वाला, इसीलिए बहुत से फिलोसफर कहते हैं आने वाला World War III किस पे होगा, वाटर पे होगा। मुझे नहीं पता पर ऐसा कहते हैं लोग। तो वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, इन 2 चीज़ों के बारे में इंडिया ने COP28 में बात कही थी। किसने, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया का आया है।
इसको कौन करता है? जर्मन वॉच। इसमें देख लेते हैं किसकी रैंकिंग क्या है। जो चेंज परफॉर्मेंस का पहली, दूसरी, तीसरी किसी को नहीं दिया गया। चौथी पे कौन है? डेनमार्क। इंडिया का पोजीशन क्या है? 7वां। ये इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर 8वीं पोजीशन थी, बेहतर हुई है, एक अच्छी हुई है। ठीक, उसके बाद आते हैं एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन करता है? कितनी एमिशन हम कर रहे हैं हर साल, ये बेसिकली ये मेजर करता है। ये कौन रिलीज करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये इसको इशू करता है। अब आते हैं मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। आप जानते हैं मिनामाटा कन्वेंशन किस पे बेस्ड है? मरकरी पे। मरकरी एक क्या है? हैजार्डियस एलिमेंट है हमारे बॉडी के लिए। इसको फेज आउट करने के लिए, इसको फेज आउट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कही गई है बात। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि एनएक्सबी कंट्रीज amend NSB with a 2025 to phase out date for production of polyurethane using mercury catalyst। ये कहा गया NXB, NXA बेसिकली ये हमारा किस में है? क्लाइमेट के चैप्टर में इसको हम देखेंगे। NSB कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो क्या है? डेवलप्ड हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो उन पे क्या होता है? उनके ऊपर कई चीज़ें बाइंडिंग है और बाकी कंट्रीज पे बाइंडिंग नहीं है। तो बेसिकली ये डेवलप कंट्रीज है, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, तो पहले ये फेज आउट करेंगे तो तब तो बाकी देश फेज आउट करेंगे। पहले कोई आगे आगे चलेगा तब तो बाकी उसको फॉलो करेंगे। तो इसको ये बात रखी गई, याद रखिए, फेज आउट करने की बात इसको मरकरी को चल रही है। क्लाइमेट एम्बिनेशन समिटिव ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वैनेडियम पाया गया है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, वैनेडियम क्या है? इंपॉर्टेंट है, एक एलिमेंट होता है। ये कहाँ पाया जा रहा है? गल्फ ऑफ खंबात, अरेबियन सी, यहाँ ये मिला, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वैनेडियम का कौन है? ब्राजील। हाँ, ढोलपुल करौली टाइगर रिजर्व, ये जानिए कहाँ पे? ये बेसिकली कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान की ये 5वीं टाइगर रिजर्व है। इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? 55। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए, ढोलपुर। अब वर्ल्ड कॉफ़ी ऑफी इतना ये खास है नहीं। न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं। लैंडस्लाइड इन नॉयनॉट, कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, ये भी कंसेप्चुअल है और मेंस का टॉपिक है। वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इसमें आपको जानना है थोरियम एक एलिमेंट होता है जिससे हम क्या बनाते हैं? यूरेनियम। और यूरेनियम किस में काम आता है? हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस में, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इसमें काम आता है थोरियम। ठीक है, यूरेनियम। ठीक है, थोरियम से यूरेनियम बनाते हैं, क्योंकि यूरेनियम डायरेक्ट मिलना हमारी कंट्री में मुश्किल है। ठीक है, इतना ज़्यादा हमारे पास एबेंडेंस इसका इतना ज़्यादा हमारे यहाँ ये मिलता नहीं, और इसका इंपोर्ट करना इतना आसान है नहीं। इस पर काफ़ी ट्रीटी है ना, एनपीटी लेके काफ़ी इस पर ट्रीटी भी हैं। यूरेनियम का यूज़ सिर्फ सस्टेनेबल यूज़ के लिए हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो थोरियम से हम यूरेनियम बनाते हैं। थोरियम मिलता कहाँ पे? पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है, हमारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट और केरला के रीजन में। यहाँ पे पूरे कोस्ट पे नहीं मिलता, ईस्टर्न कोस्ट के रीजन पे मिलता है और केरला वाले रीजन में मिलता है थोरियम। ये आपको जानने के लिए। नैनो फर्टिलाइजर बनाया गया है प्लांट कहाँ? काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये आप नैनो फर्टिलाइजर मतलब जैसे इफ्को है इलाहाबाद में, फूलपुर में इफ्को है ना, वो भी नैनो फर्टिलाइजर ही बनाता है। ये तो उसी तरीके से काकीनाडा नैनो फर्टिलाइजर आंध्र प्रदेश में ये है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इंडिया वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, कुछ नहीं। प्लास्टिक मैनेजमेंट, डॉल्फिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिए। पहली नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया कहाँ पे? पटना बिहार में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया पटना पे, क्योंकि गंगा रिवर में डॉल्फिन पाई जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे पटना में ये रिसर्च सेंटर बनाया गया। किसने इनॉग्रेट किया? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। अब इंडिया एक्शन प्लान 0 वल्चर सेंटर, कुछ नहीं। ऑयल ड्रिलिंग आसम होलंगपुर गिबन सेंचुरी, देख लीजिए नाम। इंडिया फर्स्ट ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, इतना कुछ खास नहीं है। 6028, कुछ नहीं। ठीक, अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद आपको बता दूंगा। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, आप जान रूल्स है तो पहले ही दिख रहा है। नमो 108, नमो 108 बेसिकली क्या है? लोटस है, ये याद रखिए। लोटस है एक जो कि डेवलप किया गया है CSIR NBRI के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए। नमो 108 लोटस को एक क्या है? न्यू वैरायटी ऑफ लोटस है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पे है? उड़ीसा में है।
इसे इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दिया गया है। भारत में कितनी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है? 45। तो ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। कहाँ पे? उड़ीसा में। फर्स्ट मेरेनिस्टिक टाइगर सफारी कुछ नहीं, इतना इंपॉर्टेंट ये। CMS COP24 CMS में हमने बताया कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है। ये बेसिकली क्या मैनेज करता है? माइग्रेटरी स्पीसीज, बर्ड कहाँ उड़ के कहाँ जा रहे हैं, इनका पूरा लिस्टिंग, कौन से बर्ड क्या कैसे हैं, वो इसको मैनेज करता है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार लॉन्च किया गया है, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। नीलगिरी तहार कहाँ पे है? ये किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर स्पीसीज है। ये बेसिकली एक बकरी टाइप का कुछ होता है, एंटीलोप टाइप का होता है, ये याद रखिए। नीलगिरी बायोस्फीयर की क्या है? एम्बेसडर स्पीसीज है, मतलब चीफ एम्बेसडर स्पीसीज है, मतलब जिससे वो बायोस्फीयर रिजर्व जाना जाता है। IUCN रिलीज अपडेट हुई, कुछ नहीं। वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये जान लीजिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? रशिया पहला, फिर ब्राज़ील, फिर कनाडा, फिर USA, उसके बाद चाइना। इम्पोर्टेंट रखने रशिया RBC खून में हमारे है, इतना याद रखिए, आपके लिए काफ़ी है। RBC, ठीक है। और दूसरा है UC, RBC UC। इसमें बेसिकली ये है कि इन 5 देशों के फॉरेस्ट मिला के ये दुनिया का 54% है। यानी क्वेश्चन आ सकता है, दिस 5 कंट्रीज हैव मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, दे हैव 54% फॉरेस्ट इन इट। अब हमारा जो करंट अफेयर्स है एनवायरनमेंट का, वो ख़त्म होता है। बस इतनी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स में हैं जिसे हमने बहुत तेज़ी से बहुत आराम से कवर कर ली। इसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और इसकी अगली सीरीज मैं इसके बाद मैं नेशनल स्कीम और इनिशिएटिव भी इसको कवर कराऊंगा।